हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज के लेक्चर में हम कवर आउट करने वाले हैं न्यूटन्स के 3 लॉ के बारे में एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्ट्रेंट मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कुछ बच्चों को काफी टफ लगता है बट अगर आप अच्छे से उसकी स्टडी करो तो बहुत इंजॉयबल आर्टिकल है। कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में सेशन में कवर आउट होंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन के 3 लॉ के बारे में एंड देन उसकी एप्लीकेशन कि हमें उन्हें अप्लाई इंप्लाई कैसे कर रहे हैं, कहां पे, किन क्वेश्चंस में कब लगाना है। राइट, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था गाइस वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो वो रुकी रहेगी। वो रुकी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाता इसको लगाने। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये बॉडी रुकी रहेगी। या कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप उसको ना रोको। इनर्शिया जो होता है गाइस, इनर्शिया का मतलब बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। हम सबकी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम जिस भी स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। जैसे अगर हम सोफे पे बैठे हैं तो उठने का मन नहीं कर रहा है ना, होता है ना कि हम पड़े हैं तो पड़े रहना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। मतलब हम अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते, जैसा चल रहा है जीवन वैसा ही चलने देना चाहते हैं, उसे कहते हैं इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है बच्चों कि जो बॉडी है अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। आपने कहा ओके 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 सर, समझ गए। अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। राइट, ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ पे आने से पहले आपको एक वर्ड जानना होगा, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं, मोमेंटम। एक वर्ड से आप फ्रेंडशिप कर लो तो बड़ा सही रहेगा। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे मैंने सपोज करो गाइस, ये एक बॉडी है जिसके पास मास है। डेफिनेटली अगर मैं इसको वेलोसिटी दे दूं, वेलोसिटी यानी मूव करवा दूं, यानी किसी भी बॉडी जिसके पास मास हो, वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कि उसके पास मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम, जिसको डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी। पी मोमेंटम को डिनोट करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फिलहाल आगे के चैप्टर्स में आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट अभी मैंने बता दिया, किसी भी बॉडी के पास मास है और वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, हम बोलते हैं कि उसके पास क्या है? हम बोलते हैं क्या है? उसके पास मोमेंटम है। क्या है गाइस? मोमेंटम। तो मोमेंटम अभी डिटेल में तो बहुत पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम्स के भी टाइप्स होते हैं, बट अभी आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं ये चाहूंगा कि आप पहले समझ लो कि मोमेंटम का मतलब किसी बॉडी के पास मास है और वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो उसके पास क्या है? मोमेंटम। राइट गाइस? ओके, तो अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या कहता है सर? सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, the rate of, come on guys, कॉपी में प्रॉपरली नोट करते रहो, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to, of a body is directly proportional, is directly proportional to the external force applied, to the external force applied, टू द फोर्स अप्लाइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राइट गाइस, मैंने बोला इसके पास मास था और ये किसी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था, ठीक है। अगर हमने इसको बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, इसको टच भी नहीं किया, ना कुछ, कोई फोर्स नहीं लगा, कुछ नहीं, जो मास था वही सेम रहा, जो वेलोसिटी थी वही सेम रही, तो ऐसे बड़े मजे में निकल गया। अब अगर मैं इसको जाते जाते रास्ते में टच कर दूं, ऐसे छू दूं, इस पे फोर्स लगा दूं, तो इसकी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं गाइस? मैंने बोला ये बॉडी ऐसे जा रही थी, अब स्लो हो गई। स्लो ये तभी हो सकती है जब मैंने इस पे एक्सटर्नल, इस पे फोर्स लगाया हो, इसको रोकने की कोशिश की हो, या गाइस ये ऐसे बड़े मजे में स्लो जा रहा था, मैंने जोर से इसको पीछे से फोर्स लगाया, ये तेजी से भागने लगा। अब दोनों ही केस में नोटिस करो, पहले मास और वेलोसिटी ज्यादा थी, मेरे फोर्स लगाने से वो वेलोसिटी कम हो गई, यानी वेलोसिटी कम हो गई यानी मोमेंटम चेंज हो गया। वेलोसिटी कम हो गई यानी मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी चेंज हो गया। सिमिलरली दूसरे केस में ये स्लोली जा रहा था,
मैंने पीछे से फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई यानी मोमेंटम बढ़ गया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी में मोमेंटम में चेंज आ गया है, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा गाइस, क्या चेंज करेगा? मोमेंटम, यानी मास या वेलोसिटी में से कुछ भी चीज। गाइस ऑब्वियस सी बात है, मास आप चेंज नहीं करोगे, आप वेलोसिटी ही चेंज करोगे। कुल मिला के किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज कर रहा है, इसका मतलब है उस बॉडी पे पक्का फोर्स लगाया गया है, या तो उसको रोकने की कोशिश की गई है, या तो उसको कुछ ना कुछ उसके साथ किया गया है। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जैसे सपोज करो ये बॉडी रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, ये रेस्ट पे थी, कोई वेलोसिटी नहीं थी, मोमेंटम जीरो था, मोमेंटम जीरो था। ये बॉडी मूव करने लग गई, तो ये बात डेफिनेटली श्योर है, डेफिनेटली कि इस पे किसी ने फोर्स लगाया होगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जितना मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही किसी ने फोर्स लगाया होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मैंने बोला ये जितनी भी वेलोसिटी से जा रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, उतनी स्लो हो जाएगी वेलोसिटी। वाइसा वर्सा बोलो गाइस, वाइसा वर्सा। मैं बोल रहा हूं मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा मोमेंटम में चेंज आया, उल्टा बोला जाए तो वेलोसिटी में उल्टा अगर वाइसा वर्सा बोलूं, मोमेंटम में ज्यादा चेंज आ रहा है मतलब ज्यादा फोर्स लगाया गया होगा। तो कुल मिला के गाइस दोनों का मतलब देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब जितना बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा होगा उतना कि कोई और फोर्स लगा रहा होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा उतना ही मोमेंटम में चेंज आ रहा होगा। तो इससे डिराइव, इससे गाइस आप इसको थोड़ा सा लिख के प्रॉपर्ली करते हैं, यानी फोर्स इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dp by dt। dp by dt का मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अभी मोमेंटम का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, मास इनटू वेलोसिटी, उठा के वहां पर पुट किया तो p d by dt m इनटू v। मास कांस्टेंट है बच्चों, आपको पता है, जो कांस्टेंट चीज होती है वो बाहर आ जाती है, डिफरेंशिएट तो चेंज तो करेगी नहीं। dv by dt गाइस, जो dv by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है आपका एक्सेलरेशन। यहीं से प्रूफ हो के आया F इज इक्वल्स टू ma। कोई आपसे पूछ ले कि न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ गाइस, तो आप F इज इक्वल्स टू ma नहीं बोलोगे, वो तो इससे डिराइव्ड हुआ है। आप क्या बोलोगे? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब किसी बॉडी के मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है तो ये बात कंफर्म है, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। या उल्टा बोले तो अगर किसी पे फोर्स लगाओगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। बट न्यूटन का सेकंड लॉ हमें याद रखना है कि सर अगर किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उतना ही हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। वहां से फॉर्मूला प्रूफ हो गया, F इज इक्वल्स टू ma। यानी किसी भी बॉडी पे आपको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना होगा डायरेक्टली, तो आप F इज इक्वल्स टू ma लगा सकते हो। यानी कि F नेट, यानी बॉडी पे जितने भी नेट एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, मैंने क्या बोला? एक्सटर्नल फोर्सेस। बॉडी पे जितने भी एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लग रहे हैं, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको कैसे निकालना है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बॉडीज किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं जब हमने वो फोर्स लगाया था, ये हम इजीली कैलकुलेट करेंगे गाइस। अब जैसे मैं आपका एक एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फील आ पाए। एक एग्जांपल दिखाता हूं, राइट? देखो सपोज करो गाइस, मैंने यहां पर आपके दो ब्लॉक्स ले लिए, है ना? दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने बोला यहां पर मैंने एक M1 ले लिया, राइट? यहां पर M2 ले लिया। मैं मासेस बता दे रहा हूं गाइस, 2 kg एंड 1 kg। ये आपका 2 kg है एंड ये आपका 1 kg है, ठीक है। मैंने इधर से फोर्स लगाया, कितना? मैंने इधर से फोर्स लगाया 3 न्यूटन का। कितने का लगाया? 3 न्यूटन। हमें ये बताना है कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स। अब हमें ये निकालना है कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर अगर याद हो, दो बॉडी जब एक दूसरे से कांटेक्ट में होती थी तो उनके बीच में लगता था कांटेक्ट फोर्स। याद है आपको? आप बोलोगे डेफिनेटली यस सर, हमें तो याद है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती थी तो उनके बीच में लगता था कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं कि ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है? तो वो निकालने के लिए अपने को बस एक फॉर्मूला यूज करना है, क्या सर? F नेट इज इक्वल्स टू ma। आप मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल बाहरी फोर्स कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का। आप बोलोगे डेफिनेटली यस सर, 3 न्यूटन। पूरे सिस्टम का मास कितना है गाइस? 2 + 1 यानी कि 3 × a, यानी कि यहां से एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो पूरा सिस्टम है ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। अब अपने को एक्सेलरेशन तो निकालनी नहीं थी, अपने को यहां से कांटेक्ट फोर्स निकालना था कि भैया जिससे वो चिपके हैं हमें बता दो कि वहां पर कितना नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं या कांटेक्ट फोर्स लग रहा हो। तो गाइस करना क्या है अपन को? कुछ नहीं, FBD बनाओ। क्या बनाओ? FBD। कुछ नहीं, लाइफ एकदम चिल। यहां पे लिखा M1
M1 की बनाएंगे अपन FBD जब बनाएंगे तो इधर से लग रहा है 3 न्यूटन, राइट गाइस, एंड आपको पता होगा M2 इस पे इधर की तरफ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम N1 से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? N1, ठीक है। क्या लगाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम N1 से डिनोट कर लो या किसी भी चीज से डिनोट कर लो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है। तो ये इस पे लगाएगा एक रिएक्शन जिसको हम लोग N1 से डिनोट कर रहे हैं। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही बताया ना। हम अब सिर्फ इसकी स्टडी करेंगे, छोटे वाले ब्लॉक की। हमें पहले से ही पता चल चुका है कि पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। अगर पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है तो वो ब्लॉक भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड होगा, ये हमें पहले से ही पता है, राइट। अब हमने सिर्फ इसकी एनालिसिस करनी है, पूरा बना लिया गाइस। हमने mg और नीचे ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनाया क्योंकि हमें उसका कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ x के अलोंग एक्सेलरेटेड है, इसलिए मैंने x वाले ही सिर्फ बनाए। नहीं तो पूरी FBD बनाओगे तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ ग्राउंड के लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, वो भी आप बना सकते हो, बट उसका भी हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। सो गाइस अब स्क्रीन पे देखो आप ध्यान से, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही हम पीछे से पढ़ के आए हैं। F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है सर? इधर तरफ से टॉइंग 3, उधर तरफ से N1, तो 3 माइनस N1 इज इक्वल टू, इसका मास कितना था? 2 kg, इसका मास 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना? 1। तो गाइस क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो N1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 माइनस 2, यानी N1 भी अपना 1 न्यूटन ही आ रहा है। इज इट क्लियर गाइस? आई होप आपको समझ में आया इसके बीच में कितना रिएक्शन लग रहा था, जो कि है 1 न्यूटन। तो गाइस वीडियो को पॉज करो एंड इस ऑसम से क्वेश्चन को प्लीज रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से नोट करिए। आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है गाइस। कंस्ट्रेंट मोशन आज ही के वीडियो में कवर आउट करेंगे। स्टार्ट एकदम बेसिक से किया है, जाएंगे एकदम टॉप लेवल तक। मैं उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखोगे, इसके नोट्स बनाओगे, एंड कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे से प्लीज दैट्स अ रिक्वेस्ट गाइस शेयर करना, अगर कमेंट सेक्शन में आइदर एनी सोर्स थ्रू, बट अच्छे से करो। एंड प्लीज 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 पूरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन की फायरिंग है यार आगे की तरफ, ठीक है। चल तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन लेते हैं, इक्विलिब्रियम का, तब आपको मजा आएगी। एक इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लेते हैं, इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग। अब इक्विलिब्रियम हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ रखा है। इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था सर? वेरी चिल। नेट एक्सटर्नल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस मस्ट बी 0। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आके स्थिर हो गई है, रुक गई है, तो मतलब x एक्सिस के अलोंग एंड y एक्सिस के अलोंग नेट फोर्सेस अपने क्या है? 0। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखना क्वेश्चन, बड़ी मजा आएगी आपको, राइट। यहां पर ऊपर मैंने एक दीवार से गाइस, दीवार से एक मोटी सी, आपको ये थ्रेड है गाइस, थ्रेड मोटी रेड, इसके मास है, ये रोप है, रोप। अभी तक हम लोग मासलेस स्ट्रिंग की स्टडी कर रहे थे, इसमें देखो मास आ गया स्मॉल m। इसने एक बड़े से ब्लॉक m को पकड़ के रखा है, ठीक है। मैंने आपको बता के रखा था जब मासलेस स्ट्रिंग होती है तो हर जगह टेंशन सेम होता है। यहां पर स्ट्रिंग का मास गिवन है, आप देख सकते हो स्मॉल m। तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, फायरिंग कर दो कमेंट सेक्शन में, क्या हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा? आपका आंसर डेफिनेटली आने वाला है नो सर, क्योंकि यहां पर मास वाली स्ट्रिंग आ गई है, यहां पर हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगा। अब सवाल इस बात का है कि सर टेंशन निकालेंगे कैसे? गाइस टेंशन है भाई, जितना लोड उठा रहा होगा उतना ही तो टेंशन होगा ना। कहने का मतलब क्या है? मैंने बोला यहां से गाइस देखना ध्यान से, राइट, स्क्रीन पे देखना, मजा आएगी आपको। यहां से x डिस्टेंस दूरी पर इस पॉइंट पर अपने को टेंशन निकालनी है, x डिस्टेंस दूरी पर, और इसकी पूरी लेंथ l दे रखी है, पूरी लेंथ l दे रखी है। अपने को इस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है x डिस्टेंस दूरी पर। यहां पर मैं ग्रीन पॉइंट से मेंशन कर दूं, इस पॉइंट पर अपने को निकालना है, जिसको मैंने ग्रीन से मेंशन किया है, या व्हाइट कलर कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, जिसको मैंने व्हाइट कलर से मेंशन किया है, ठीक है, ठीक है गाइस। अब राइट, ओके। तो अब इस पे टेंशन लगेगा किधर? सबसे पहली सवाल आप बोलोगे सर हमें पता है बॉडी से ऑलवेज अवे, यानी कि बॉडी अगर ये है तो टेंशन किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। किधर लगेगा टेंशन? ऊपर की तरफ। नीचे बॉडी है तो टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। अब अगर गाइस ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर की तरफ से लगने वाला फोर्स क्या नीचे की तरफ से लगने वाले फोर्स के बराबर होगा? आप कहोगे यस सर। सबसे बड़ा सवाल, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये जो m ब्लॉक है उसका जो वेट, खुद का वजन mg, एंड गाइस जिस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, जिस पॉइंट पे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है,
ये यहां से लेके बच्चों यहां तक का जो रोप है, क्या उसके वजन को भी ये टेंशन बैलेंस कर रहा होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। समझो समझो मैंने क्या बोला। ये पॉइंट्स के ऊपर निकालना है अपने को टेंशन। इस पॉइंट के नीचे जितना भार है, इस पॉइंट के नीचे मैंने इस पॉइंट के नीचे ये जो मैंने ऐसे व्हाइट व्हाइट डॉट के अंदर बनाया है, इतना पूरा भार उस टेंशन के बराबर होगा, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। बोलो कमेंट सेक्शन में यस और नो गाइस। इतना पूरा भार अगर उस टेंशन के बराबर आएगा तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, रुकेगा, वरना ये सिस्टम नहीं रुकने वाला। अब आप कहोगे सर ये तो हम समझ गए कि जो ऊपर वाला टेंशन है, ऊपर वाला टेंशन, अगर ये ब्लॉक का मास यानी कि जो ब्लॉक है उसका मास एंड ब्लॉक का वेट अगर हम लोग ले ले ब्लॉक का वेट एंड आपकी ये जो टेंशन वाला पॉइंट है, इसके नीचे जितना रोप का वेट है, रोप रस्सी का वेट, उसके बराबर होगा बच्चों, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने वाला है। अभी तक पीछे हम लोग क्या कर रहे थे? मासलेस स्ट्रिंग ले रहे थे, इसका कोई वजन नहीं था, बट अब की इतनी मोटी सी है और इसका मास भी दिया हुआ है अपने को m, तो भाई साहब अपने को इसका वजन लेना पड़ेगा। यानी ये सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है सर जब ऊपर लगने वाला टेंशन इतने पूरे वेट को बैलेंस कर पाए। आप बोलोगे पाजी हमें पता है नीचे ब्लॉक का वेट mg है, राइट? तो यानी ब्लॉक का वेट अपना हो गया mg। सवाल आया बच्चों इतने हिस्से का कितना वेट होगा? तो गाइस सर्च के बताओ इतने हिस्से का। यार बचपन से यूनिटरी मेथड के हम प्लेयर्स रहे हैं कि 10 टॉफी 50 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की, है ना? वो तो बचपन से करते आए। सो गाइस हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरी लेंथ थी, ये जो पूरी लेंथ, आप देखो ये पूरी लंबाई L लेंथ की, इस पूरे का जो वेट दिया था, मैं रोप की बात करूं बच्चों, रस्सी की, इस पूरी जो ये L लेंथ है इसका वेट हमको m दे रखा था गाइस। ये स्टार्टिंग में अपन को दे रखा था, इस पूरी L लेंथ का वेट m। तो एक लेंथ का हम निकाल ले अगर, एक लेंथ का, तो कितना हो जाएगा बच्चों? m बाई l। तो अपने को कितनी लेंथ का वेट चाहिए बच्चों? अपने को कितनी लेंथ का वेट चाहिए? अपने को इतनी लेंथ। ये लेंथ कितनी है सर? ये लेंथ कितनी है? ये बच्चों पूरा l है, ये x है, तो क्या ये लेंथ l माइनस x होगा? बोलो कमेंट सेक्शन में यस और नो गाइस, कमेंट सेक्शन में यस और नो। ये पूरी लेंथ l है, इतना x है, तो क्या ये बचा उचा हिस्सा l माइनस x होगा? यानी अपने को इतने का वेट चाहिए l माइनस x का। तो पूरी l लेंथ का मास m था, एक का हो गया m बाई l, तो इतने हिस्से का जो वेट हो गया बच्चों वो क्या हो गया? m बाई l इंटू l माइनस x। ये l माइनस x का वेट ये हो गया। इधर लेंथ ली थी अपन ने और इधर वेट लिया था। क्या लिया था? मास लिया था, राइट गाइस? इधर हमने वेट लिया था, राइट? मास, इधर मास लिया था, ठीक है? तो l लेंथ का मास m था, एक का m बाई l, तो इतने लेंथ का जो मास आया m बाई l इंटू l माइनस x। गाइस आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हो, l लेंथ का मास m था, तो एक का आया m बाई l, तो इतनी लेंथ का जो मास आया वो m बाई l इंटू l माइनस g। यानी कि गाइस इसको इतना मास को हैंडल करना है। अगर इतने मास में हम g को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वेट नहीं आ जाएगा गाइस? बोलो यस और नो। तो रस्सी को कितना बैलेंस करना है गाइस? इतना मास, यानी m बाई l इंटू l माइनस x इंटू g गाइस, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? फोर्स आ जाता है, नीचे की तरफ वेट आ जाता है। क्या आ जाता है? वेट, राइट? सो गाइस यहां पर जो नेट टेंशन आएगी वो कितनी आएगी? mg प्लस m मल्टीप्लाई कर देगा इस, तो L बाई L इंटू जी माइनस एम एक्स बाई L इंटू जी। यहां से आप देखो तो mg कितना हो गया? 2mg माइनस एम एक्स जी बाई L। यहां से अगर हम mg कॉमन ले ले तो 2 माइनस एक्स बाई L। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा, किसी को किसी भी तरीके के कोई डाउट नहीं होगा। ओके 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 गाइस, एक 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 छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने इस मास को भी कैपिटल M ले लिया, जस्ट अ मिस्टेक गाइस, जस्ट अ मिस्टेक। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो L लेंथ का मास M था, तो एक का M बाई L, तो L माइनस एक्स लेंथ का जो मास होगा वो होगा M बाई L इंटू L माइनस एक्स।
तो इतनी लेंथ का मास इतना है, बस अपने को करना क्या है, अगर रोप का वेट चाहिए तो बस इसको g से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा जो वेट होता है बस आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया स्मॉल m बाई एल, L माइनस एक्स, ये मास हो गया, G से क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई, क्या किया, मल्टीप्लाई। तो यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर है, T इज इक्वल टू क्या सर, क्या कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू जी। दिस इज द टेंशन जो यहां पर महसूस होगी। आई होप गाइज ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है, अच्छे से इसको नोट करो गाइस। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज शेयर करना, क्योंकि अब हम अटैक करने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन पे। ये आर्टिकल हमारे हो गए, राइट। कंस्ट्रेंट मोशन पे अब हम अटैक करने वाले, बहुत मजा आएगी, बहुत डेप्थ में जाएंगे कंस्ट्रेंट मोशन को, पुली के, स्ट्रिंग के, वेज के, सारे कंस्ट्रेंट मोशन आज के ही लेक्चर में हम कवर आउट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब बातें समझ में आएंगी। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में जो आज मैं मेथड बताऊं वो हो सकता है 11th वाले बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वर्क डन से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, बट आएगा सबको, ये मेरा वादा है, राइट। आएगा सबको, सबको आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं और जो पढ़ चुके होंगे उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, आते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट चेक इट आउट गाइस, बहुत मजा आएगा, ठीक। पहले तो मतलब समझते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट मोशन एंड उसके रिलेशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है गाइस, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो प्लीज ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला गाइस, सपोज करो यहां पर ये है मास m1, इसको हमने रस्सी से बांधा m2। अगर यहां पर कोई बंदा खड़ा है एंड अगर इस m2 को खींच रहा है, m2 को खींच रहा है, तो क्या m1 भी उसके साथ साथ मूव करने लग जाएगा गाइस। m1 को नहीं खींचा था अपन ने, m2 को खींचा, बट m1 की मजबूरी है चलना, उसके वजह से इसको चलना पड़ रहा है, क्योंकि बंधा हुआ है। इसी का यही होता है बच्चों कंस्ट्रेंड मोशन, यानी कि बाउंड मोशन, मतलब बंधा हुआ है वो किसी के साथ, मजबूरी में उसको भी चलना पड़ रहा है। आप खींच किसी को रहे हो, चल कोई और रहा है साथ साथ, इसे ही बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रेंड मोशन, जहां पर इसका मोशन इस पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, इस पे डिपेंड, मजबूरी में चल रहा है गाइस, इसे बाध्य कहते हैं, मतलब बंधा हुआ है कि भाई साहब अब वो चल रहा है तो उसको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है बाउंड, कि अगर एक चल रहा है तो दूसरे पे भी फर्क पड़ रहा है, ऐसा मोशन। अब अपने को यहां पर पढ़ना होगा गाइस कंस्ट्रेंट रिलेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट रिलेशंस। ये क्या है सर, आपको पता है जब आगे आप न्यूटन्स के लॉज लगाओगे, वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो ये रिलेशन आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हथियार होगा क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। अगर आपको ये पता नहीं होगा ना, तो आपको पता है कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए ये अगर अपने को पता होगा तो काम काफी आसान होगा एंड इजीली हो जाएगा। अब सवाल इस बात का, सर कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, कुछ नहीं गाइस, इन मान लो ये बॉडी A1 से एक्सेलरेटेड है और ये A2 से एक्सेलरेटेड है, तो इन बॉडी के एक्सेलरेशन के बीच का जो रिश्ता है, मान लो इस बॉडी की वेलोसिटी v1 है, इस बॉडी की वेलोसिटी v2 है, इन दोनों बॉडी की वेलोसिटी का जो रिश्ता है, मान लो इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 हुई, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट का जो रिश्ता है, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशंस। यानी दो अलग अलग बॉडी जो एक दूसरे से बाउंड थी, एक को खींचा तो दूसरी भी बेचारी चल रही है, तो दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं गाइस, आज के क्लास में रिश्ता रिश्ता कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये तो बड़ी रिश्ते आने वाली बात होगी। रिश्ते आ गए गाइस, रिश्ते आ रहे घर पे, क्या बात है। तो कुल मिला के दोनों के रिश्ते निकाल रहे, एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट के। बहुत मजा आएगी गाइस आज के सेशन में, बहुत औसम औसम अपने पास आर्टिकल्स रखे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिल से पूरे लेक्चर को देखोगे एंड इसको फिनिश करोगे, पक्का आएगा समझ में, ये मेरा वादा है। सो गाइस अब हम अटैक करते हैं क्वेश्चंस पे, और सबसे बड़ा सवाल अपने को करना क्या है, ठीक है। अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो एक्चुअली थोड़ा सा वर्कडन से रिलेटेड है। क्लास 11 में जो बच्चे उन्होंने वर्कडन तो पढ़ा नहीं होगा, तो मैं उसको वर्कडन से नहीं, मैं डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला समझा देता हूं, जब आप 11 बाद में भी पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, उसका नाम है, वो है वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड, मैं वर्क के फॉर्मूला आपको बताऊं तो वो होता है F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। चलो बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा फॉर्मूले की तरह ही बना देते हैं। आपको करना क्या होगा बच्चों, समेशन टी डॉट ए को 0 करना है, बस इतना याद रखो, मैं और कुछ इसमें नहीं बता रहा, नहीं तो जो बच्चे नहीं पढ़े वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप आगे जाओगे तो आप इसको चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर आपने क्या किया, टेंशन
एंड एक्सेलरेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड जितने भी होंगे वहां पर टेंशन एक्सेलरेशन, जितनी बॉडीज होंगी, जितनी बॉडीज मैंने बोला 2 बॉडी है तो 2 बार आएगा, 3 बॉडी है तो 3 बार आएगा, उन सब का समेशन कर दो। समेशन का मतलब ऐड, जैसे मैंने बोला 2 बॉडी है तो T1 A1 और दूसरी बॉडी T2 A2, तीसरी बॉडी T3 A3, सबका सम आप 0 कर दोगे। क्या कर दोगे? 0। अब अगर आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों करना है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये डिराइव हुआ है वर्क के फॉर्मूले से, वर्क डन। मैं बता देता हूं, जो 11th में बच्चा नहीं है ना, मैं देखो न्यूमेरिकल तो फंसने में नहीं दूंगा, न्यूमेरिकल तो मैं करा दूंगा, बट एक बार बता दूं ये मैंने ऐसा किया क्यों। होता क्या है बच्चों, जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी। क्या होता है? F डॉट डी, जो आगे आप लोग पढ़ोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं FD cos थीटा। आपको पता है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, इंटरनल, वो कोई भी वर्क नहीं करते। इंटरनल फोर्सेस कोई भी वर्क नहीं करते। जो टेंशन है बच्चों, वो एक अंदरूनी फोर्स है, कोई बाहर से नहीं लगा रहा, इंटरनल फोर्स है। ये उसी पे बेस्ड है, उसी से मैंने ड्राइव, ये यहां से उसी से निकल के आता है कि जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स है, तो उसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा था कि सर आपने ये लिख तो दिया लेकिन ये आया कैसे, ये हमें पता होना चाहिए, तो बच्चों ये याद रख लो, ये इसी से आया कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो कभी वर्क नहीं करते। चाहो तो लिख भी लो कॉपी में, इंटरनल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, जैसे कि टेंशन की बात हो रही है, इज 0। क्या है? 0। आपने कहा ठीक है सर। अब कुल मिला के आपके मन में सवाल आएगा, सर हमें करना क्या है, हमें प्लीज बताइए, हमें करना कैसे। मैं बताता हूं गाइस, सुनो। अगर आपकी टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, किधर होगा? सेम डायरेक्शन, तो आप पॉजिटिव प्लस लोगे, यानी TA1 मल्टीप्लाई करके आगे प्लस लगा दोगे। क्या लगा दोगे? प्लस। ठीक है। अगर टेंशन एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो यहां पर अपोजिट, तो यहां पर मल्टीप्लाई तो करना है बट उसके आगे माइनस लगा दोगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी यही से आता है, वर्क डन वाले से, कि जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो ये पॉजिटिव होता है, एंड जब 180 डिग्री होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा वो ये ना देखे, बट अगर कोई बच्चा पढ़ा है और वो ये सोच रहा है सर आप ये कैसे बता रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं उसको ये बता रहा हूं कि बेटा जैसे थीटा 0 डिग्री होता था तो ये पॉजिटिव हो जाता था, जब थीटा 180 डिग्री होता था, देखो यहां पर देखो थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री है, यहां पर देखो एक इधर है तो एक इधर, थीटा 180 डिग्री है। बाकी जो 11th के बच्चे वो बिल्कुल पैनिक ना करें, वो डायरेक्टली याद रखें कि टी और ए की डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। आपने कहा ठीक है सर, एग्जांपल्स बहुत हो गए, प्लीज अब मुझे कुछ मतलब कोई एग्जांपल दिखाओ, ये बहुत बता लिया आपने। तो गाइस चलो, तो कुल मिला के अपने को करना क्या है। अच्छा, कुछ एक लास्ट कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपने तो ये एक्सेलरेशन लिया हुआ, देखो फोर्स की जगह मैंने टेंशन लिखा है, आपको पता है टेंशन भी एक फोर्स है जो स्ट्रिंग में लगता है। आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सेलरेशन क्यों लिया है? बच्चों डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, तो जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट शो करता है वही रिलेशन वेलोसिटी भी शो करता है, वही रिलेशन एक्सेलरेशन भी शो करता है, तो इसीलिए यहां पर एक्सेलरेशन लिया है। बाकी अब कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा गाइस तो अलग से आप पूछना, राइट। चलो अब बाकी बच्चों को मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो कुल मिला के आप स्क्रीन पे देखो एक एग्जांपल और इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को फायरिंग लेवल पे। एक हाँ नहीं, पहले स्टार्ट करते हैं उसके बाद बातें होंगी, राइट। मान लो आपकी ये पुली है, यहां पर एक मास है m इधर, एक मास है m इधर, राइट। अपने को नहीं पता कि दोनों बॉडी क्या एक्सेलरेशन से मूव करेंगी, दो अलग अलग बॉडी है, कंस्ट्रेंट रिलेशन है, मतलब अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये भी खींचेगा, चले मूव करेगा, इतना पता है। इसके मूव करने से इस पे फर्क पड़ रहा है, ऐसे रिलेशंस को कंस्ट्रेंट मोशंस बोलते हैं, ऐसे मोशंस को कंस्ट्रेंट मोशंस, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपने को पता है कि इधर टेंशन टी लगेगा, रस्सी सेम, रस्सी सेम, तो इधर भी टेंशन टी लगेगा, बॉडी से अवे, टेंशन बॉडी से अवे, टेंशन बॉडी से अवे, ठीक है बच्चों। इसको मैंने अगर नीचे खींचा तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुआ A1 से, सपोज कर लिया A1 से, ठीक है। रस्सी सेम थी, टी। अब इसका एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है तो हम A2 मान लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हम जब इसको नीचे खींचेंगे तो ये A1 से जाएगा और ये ऊपर A2 से जाएगा। गाइस मैं दोबारा बताना चाहूंगा यहाँ पे हुआ क्या। मैंने इसको नीचे ऐसे खींचा, जब मैंने इसको ऐसे नीचे खींचा तो इसकी एक्सेलरेशन को मैंने A1 मान लिया, टेंशन टी, रस्सी सेम थी तो इसकी भी टेंशन टी, और इसको A2 से मान लिया। अब हमें ये पता लगाना है इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन। तो बच्चों अपने को वो रिलेशन फॉलो करना है, कौन सा? समेशन टी ए इज इक्वल टू 0।
तो अब इसको फॉलो कैसे करेंगे बच्चों? टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, दोनों साथ में, तो प्लस लेंगे कि माइनस? कमेंट सेक्शन में बताओ। दोनों साथ में, टी भी ऊपर, ए भी ऊपर। कम ऑन गाइस, तो ये क्या हो जाएगा? TA2 क्या हो जाएगा गाइस? प्लस में TA2, क्योंकि दोनों साथ में है, राइट? अब मैं इसकी बात करूं, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो बच्चों क्या हो जाएगा? TA1 वो भी किसके साथ? नेगेटिव के साथ, इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों TA2 इज इक्वल टू TA1, टेंशन कट गया, तो ऐसे A1 इज इक्वल टू A2, यानी कि दोनों बॉडीज की जो एक्सेलरेशन है वो गाइस क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी गाइस? सेम। आप देख सकते हो हमने क्या किया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो TA2 और ये T ऊपर था, A1 नीचे, तो अपोजिट, तो माइनस किया, इज इक्वल टू नेट इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन होता है गाइस वो 0 होता है। बाकी किसी बच्चे ने वर्क डन वगैरह नहीं पढ़ा तो डायरेक्टली याद रख ले, मेरे को ओवरऑल सम करके 0 कर देना है। तो T से T कट गया, A1 इज इक्वल टू क्या आ गया गाइस? A2। अभी और औसम कराते हैं, आपको बस स्क्रीन की तरफ देखना है, आपको बहुत मजा आएगा, विश्वास मानो गाइस, आत्मा खुश हो जाएगी, दैट्स द प्रॉमिस, ठीक है? अब देखो जैसे नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, राइट? देखो जैसे मान लो हमने ये कर दिया, राइट? मान लो यहाँ पर हमने लिया ऐसा, यहाँ पर एक M1 ब्लॉक था, यहाँ पर पुली के थ्रू इधर आया, और यहाँ पर अपना M2 ब्लॉक था, ठीक है? सपोज करो गाइस हम नीचे खड़े थे और हमने क्या किया, इसको खींचा, नीचे की तरफ खींच लिया। तो ये बताओ गाइस यहाँ पर टेंशन किधर लगेगा? बॉडी से अवे, आप सब जानते हो, अवे 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 अवे, टेंशन अवे। सेम रस्सी, इस बॉडी पे टेंशन किधर लगेगा? अभी। यानी यहां पर दो बॉडीज है, क्या यहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन है? डेफिनेटली यस। इसके मोशन से इस पे फर्क पड़ रहा है, इसको खींचा, ये भी मूव करने लगा, बड़े रिश्ते आ रहे हैं गाइस, बड़े कुछ ज्यादा ही रिश्ते आ रहे हैं आज की क्लास में, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर गाइस हमने सपोज कर लिया ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुआ A1 से, इसकी एक्सेलरेशन को अपन ने मान लिया A2। अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो ये नीचे ही तो जाएगा पाजी, और ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो अपने को अब निकालना क्या है कि इनकी एक्सेलरेशंस में रिश्ता, तो लगाना क्या है अपने को? समेशन TA इज इक्वल टू 0। तो गाइस लिसन अप केयरफुली, इसका टेंशन एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, यानी TA2 वो भी प्लस के साथ। इसकी बात करें टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन यानी TA1 माइनस के साथ इज इक्वल टू 0। So guys, TA2 is equals to TA1, T से T कटा, A1 is equals to A2। So I hope guys आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन समझ में आया कि सर यहाँ पर इनकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी गाइस? सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। आई होप गाइस आपको समझ में आ रही हैं सारी बातें। बस हमने समेशन TA को ही 0 किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। समेशन TA को अपन 0 करते जा रहे हैं, आंसर का मजा लूटते जा रहे हैं, ठीक है? चलो आते हैं गाइस नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसा है, स्क्रीन पे ध्यान से देखना, राइट? नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसा है कि अपन यहाँ पर दो पुल्ली बनाएंगे, राइट? दो पुल्ली है, ऐसे जाके और फिर ऐसे है ना, एक, हाँ ऐसे जाके ऊपर जाके बाउंड होगी, ठीक है? यहाँ पर एक पुल्ली है, इधर है, ठीक है? और यहाँ पर एक M ब्लॉक है, ठीक बच्चों? अब ध्यान से देखना, एंड यहाँ पर भी एक M2 ब्लॉक है, ऐसा सिस्टम है, ठीक? अब लिसन अप केयरफुली गाइस, अगर आप ध्यान दो तो यहां पर अगर मैंने क्या किया, मैंने इसको खींच लिया नीचे की तरफ, सपोज करो इसको मैंने नीचे की तरफ खींचा, तो आपको पता है अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये पुली नीचे की तरफ खींचा चला जाएगा, जिससे ये ऊपर की तरफ भागेगा, सब कुछ होगा, आपको फील आ रहा है कुल। तो कुल मिला के अब अपने को अप्रोच कैसे करनी है? अच्छा जरूरी नहीं है कि मैं इसी को मूव कराऊं, आप इसको भी मूव करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको नीचे की तरफ मूव करा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेते हो क्या नहीं, ठीक है? लेकिन कुल मिला के हमने इसको ऐसे खींचा, तो अब मुझे बताओ ये सिस्टम मान लो नीचे की तरफ A1 से एक्सेलरेट हुआ, टेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अब आप लोगों को स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, आप लोग के लिए थोड़ी नई चीज है, ध्यान से। यहां पर टेंशन T बॉडी से अवे, यहां पर रस्सी सेम है, टेंशन T बॉडी से अवे, टेंशन T सेम है बॉडी से अवे। गाइस ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, यहां पर टेंशन सेम होगी कि डिफरेंट? आप सब बोलोगे सर टेंशन डिफरेंट होगी। अब मैं आपको कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं, यहां पर टेंशन होगी किधर? बॉडी की तरफ की बॉडी से अवे? आप कहोगे सर बॉडी से अवे होगी, लेकिन वो टेंशन होगी कितनी? तो गाइस आपको कोई नया वेरिएबल नहीं सेलेक्ट करना है कि आप T2 या T3 सपोज कर लो। आप मुझे एक बात बताओ, इस अकेले रस्सी ने इन दोनों के भार को संभाला है, राइट? ये अकेले रस्सी इन दोनों के बराबर है,
ये अकेला रस्सी इन दोनों को हैंडल अप कर रहा है, तो गाइस क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो टेंशन होगा वो उन दोनों को मिला के होगा? क्या मैं कह सकता हूं इसका जो टेंशन इन दोनों को मिला के होगा? यानी क्या इसके टेंशन को मैं 2T लिख सकता हूं गाइस? क्या लिख सकता हूं? 2T। तो शायद जो बच्चा पहली बार सुन रहा है वो इस चीज को समझ ले कि यहां पर TT था, तो इन दोनों को मिला के इसका टेंशन जो हो जाएगा 2T। इससे आपके वेरिएबल ज्यादा नहीं बनेंगे, राइट? अब लगाते हैं बच्चों कंस्ट्रेंट रिलेशन की इक्वेशन। क्या है सर? समेशन TA इज इक्वल टू 0। इसकी टेंशन T और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लिया A2, तो डायरेक्शन सेम, टेंशन सेम, तो बच्चों TA2, राइट? अब इसके लिए लगाए बच्चों, तो आप देखो टेंशन ऊपर की तरफ है 2T और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ A1, तो 2T इंटू A1 इज इक्वल टू 0, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस के साथ। तो यहां से TA2 इज इक्वल टू 2TA1, T से T कट गया, तो बच्चों यहां से A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1 आ गया। क्या आ गया? A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। क्या आ गया बच्चों? A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को टेंशन का रोल ना प्ले अच्छे से समझ में, विश्वास दिला रहा हूं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत मजा आएगा। बिलीव इट गाइस, बिलीव मी, ठीक है? तो अगर जैसे आपको इसमें थोड़ा सा भी कम समझ में आया ना, तो अगला देखो और अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी अच्छा वर्जन होगा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है? और ज्यादा क्लैरिटी। देखो नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज करो गाइस हमने ऐसा ले लिया, इधर एक ब्लॉक है अपना, ठीक है? इधर एक ब्लॉक है, उसके बाद ये पुली ऐसे गई, उसके बाद ये ऐसा इधर और इधर, ठीक है? और यहां पर अपना M मास है, राइट? M2 मास है, यहां पर M1 मास है और यहां पर ग्राउंडेड है, ठीक है? ग्राउंडेड है। तो गाइस बहुत इजीली सपोज कर लो ये नीचे की तरफ जा रहा है A2 से, किधर की तरफ जा रहा है? A2। अगर मैं आपसे टेंशन की बात करूं तो फिर से वही टेंशन वाली बात गाइस, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग। अगर मैंने इसको टेंशन T दे दिया बॉडी से अवे, टेंशन T दे दिया बॉडी से अवे, तो यहां पर टेंशन क्या आएगा? आप बताओ बच्चों, क्या यहां पर टेंशन दो हिस्सों में बट नहीं गया? अगर मैंने इसको T माना तो इन दोनों में वो बट गया, यानी टेंशन जो इधर लगेगा वो लगेगा, क्या लगेगा गाइस? अगर मैं कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन अगर दो हिस्सों में मैंने बांट दिया तो क्या टेंशन T/2 एंड T/2 नहीं लगेगा? बोलो हाँ या ना गाइस? T टेंशन दो हिस्सों में बट गया। तो अगर अब मैं यहां पे कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाऊं तो एक्सेलरेशन इसकी, ये इसको मैं नीचे खींचूंगा तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है? प्रैक्टिकली फील करो गाइस। तो यहां पर अपन लगाएंगे समेशन TA इज इक्वल टू 0, तो टेंशन एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव, टेंशन एक्सेलरेशन, टेंशन एक्सेलरेशन, यानी गाइस ध्यान से देखना, टेंशन एक्सेलरेशन, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन वो भी अपोजिट डायरेक्शन, माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहां से TA1 इज इक्वल टू T/2 A2, T से T कट गया तो A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। अभी आपको आगे पता है, इसको मैं फील भी करवाऊंगा, आप इसको फील भी कर सकते हो। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा फील भी करवाता हूँ, ये हुआ कैसे। जैसे आपने ये तो समझ लिया कि सर ऐसा आ रहा है, बट फील नहीं आया, फील, तो आपको मैं फील बाजी कराता हूँ, फील, ठीक है? पहले आप लोगों को रिलेशन समझ में आया। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर अगर मैं यहां पर T और T ले लूं और इसको 2T कर दूं तब भी आपका सेम आंसर आएगा। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर आपने T ले लिया और इसको T/2 कर दिया, पिछले वाले में आपने TT लेके 2T किया था, आप करके देख लो सेम आएगा। आप इसको TT करके देख लो, ऊपर क्या आएगा गाइस? 2T आएगा। आप इसको T और T ले लो, ऊपर 2T। अब थोड़ा आपको कहोगे सर फील नहीं आया, मैं आपको फील दिलाता हूँ गाइस, इसको थोड़ा फील कराते हैं, राइट? अब देखो जैसे मैंने बोला बाजी, सपोज करो, ठीक है, ये ऐसे अटैच था और ये इधर और ये इधर, ठीक है? ये ग्राउंडेड है और इधर मास M है, राइट? ये M1 था M2। सपोज करो बच्चों ये ऊपर की तरफ x भागा, यानी ऊपर की तरफ x रस्सी गई, तो आपको पता है कि ये नीचे की तरफ जाएगी पुली और ये पुली नीचे की तरफ x खिसक जाएगी, है ना गाइस? मैंने बोला अगर ये ऊपर की तरफ x भागा, x डिस्प्लेस हुआ, तो ये रस्सी ढीली पड़ेगी और ये ढीली इधर आएगी और इस पुली को नीचे कर देगी x। सवाल इस बात का है जब वो x ऊपर गया तो ये टॉइन 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 टॉइन, ये x नीचे गया। अब इधर अपना ग्राउंडेड है, इधर जमीन है, जमीन तो रस्सी टाइट करेगी नहीं, तो क्या ये M2 को, गाइस सुनना ध्यान से, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं। x अगर यहां पर ढीली हुई, x यहां पर, तो x यहां से भी ढीली होनी चाहिए, x यहां से भी ढीली होनी चाहिए। गाइस लिसन, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैंने ये कहा, बहुत लिसन अप केयरफुली, x रस्सी ये ऊपर गई, x रस्सी ढीली हो गई, आप कहोगे हां जी सर,
अगर बच्चों ये रस्सी x ढीली हो गई तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर आ गया तो क्या ये पुल्ली नीचे x की तरफ खिसक जाएगी? क्योंकि x ऊपर की तरफ गया तो पुली नीचे की तरफ x खिसक जाएगी। यानी अगर पुली पहले यहां थी तो अब नीचे की तरफ x आ गई, यानी नीचे x खिसक गई क्योंकि वो ऊपर की तरफ गया, वो x ऊपर की तरफ गया तो पुली नीचे की तरफ x आ गई। जब पुली नीचे की तरफ x आई बच्चों तो दोनों तरफ से x रस्सी ढीली पड़ गई, दोनों तरफ से। जब पूरी की पूरी पुली नीचे आ गई, जब मैंने बोला पूरी की पूरी पुली नीचे आ गई तो इधर से भी x ढीला हो गया और इधर से भी x ढीला हो गया। लिसन अप, पुली जब ऊपर से x नीचे आई तो ये भी ढीला पड़ गया, ये भी ढीला पड़ गया। अब उस ढीले को टाइट करना पड़ेगा। इधर तो जमीन है, जमीन तो खींचेगी नहीं अपनी तरफ, तो इसी m को वो दोनों x को कवर करना पड़ेगा। इसी m को गाइस, इसी m को दोनों x को कवर करना पड़ेगा। तो ये m डबल एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ भागेगा। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई। नहीं तो वो वाला जो पीछे मैंने बताया वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में मैं एक बार समराइज कर दूं। अगर जैसे ये x ऊपर जाएगा तो वहां से टर्न करके ये पुली x नीचे आएगी। अगर ये पुली x नीचे आएगी तो दोनों तरफ से x रस्सी ढीली पड़ जाएगी। अब उस ढीली रस्सी को टाइट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टेंशन तभी लगता है जब रस्सी टाइट होती है। यहां से तो ग्राउंडेड है, अर्थ तो टाइट करेगी नहीं, खींचेगी नहीं, तो वो दोनों एक्स को इसी को ब्लॉक को कवर करना पड़ेगा। तो ये डबल एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ भागेगा। इसीलिए यहां पर जो एक्सेलरेशन आया था बच्चों, जो नीचे A2 का जो एक्सेलरेशन आया था देख लो डबल आया है। अगर डबल आने का मतलब है जो यहां से एक्स रस्सी ढीली हुई और यहां से एक्स, दोनों को इसी को कवर करना है। ये कब कवर कर सकता है? जब ये तेजी से भागेगा, यानी जब ये नीचे डबल स्पीड से भागेगा। किधर भागेगा? डबल स्पीड से। सो आई होप गाइस आपको फील आ पाया, समझ में आया। नहीं आया तो भी वो रिलेशन आपके सामने जिंदाबाद है, देयर इज नो इशू फॉर दैट, राइट? ठीक है, तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ एंड थोड़े बोरे रिलेशंस और लेते हैं एंड थोड़ा सा डेप्थ में चीजों को और समझते हैं। जैसे मान लो मैंने दोनों तरफ से ऐसे कर दिया, इधर से एक पुली लगा दी, इधर से एक पुली लगा दी एंड इधर से एक पुली लगा दी, ठीक है। एंड सिनेरियो कुछ ऐसा कि बीच में भी आपकी एक पुली ऐसे लगा दी, राइट? ऐसे एक पुली लगा दी, ठीक है, थोड़ा सा अजीब बना है, सह लो थोड़ा, राइट? यहाँ पर 3 मास लगा दिया, यहाँ पर M1 लगा दिया, यहाँ पर M2 लगा दिया एंड यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया, है ना, इसको थोड़ा पास कर देते हैं, है ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा क्लोज लाते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ से आई, यहाँ पर आया, ठीक, ऐसे आके ऐसे जाके फिर ऐसे चला गया यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक M1 है, यहाँ पर M3 है एंड यहाँ पर आपका M2 है, ठीक है। सो गाइस अब लिसन अप केयरफुली। जैसे मैंने बोला ये नीचे, अब मैं सबसे पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। टेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रस्सी सेम तो टेंशन T बॉडी से अवे, रस्सी सेम टेंशन T बॉडी से अवे, रस्सी सेम टेंशन T बॉडी से अवे, रस्सी सेम टेंशन T बॉडी से अवे। आपने कहा यस सर। गाइस इतनी देर में आई होप आप इसको सीख चुके हो कि अगर यहाँ T है, यहाँ T है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 2T होगा, क्योंकि इस अकेले ने इन दोनों का भार संभाला है, राइट गाइस? आपने कहा हाँ जी सर, दोनों का भार इससे संभाला तो ये हो गया 2T। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो हम तीनों के एक्सेलरेशन को A1 A2 A3 से डिसाइड कर लेते हैं। ये नीचे की तरफ जाएगा, इसको मैंने A3 बोल दिया। ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये दोनों इधर भागेंगे, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, है ना? आप प्रैक्टिकली फील करो, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। तो चलो बच्चों अब हम लगाते हैं कांस्टेंट रिलेशन वाला इक्वेशन। क्या था? समेशन TA इज इक्वल टू 0। तो टेंशन एक्सेलरेशन साथ साथ, तो TA1 पॉजिटिव, टेंशन एक्सेलरेशन साथ साथ पॉजिटिव, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो टेंशन कितना लग रहा है बच्चों? 2T, तो यानी 2T इंटू A3 वो भी माइनस के साथ इज इक्वल टू 0। सो यहां से TA1 प्लस TA2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TA3। यहां से टेंशन 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 कट गया तो यहां से A1 प्लस A2 इज इक्वल टू ट्वाइस A3। सो हेंस वी कैन राइट A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय 2। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन बच्चों आपको बाद में बहुत काम आने वाला है, विश्वास मानो। आई होप गाइज अब आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है एंड चीजों को आप एनालाइज कर पा रहे हो कि एक्चुअल में चीजें क्या बन रही हैं, क्या हो रही है एंड कैसे चीजें एक सेटल अप इक्वेशंस में बन रही है। सो गाइज आई होप थिंग्स आर गेटिंग सेटल अप लिटिल लिटिल, ठीक है। चलो तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो जो नेक्स्ट है बच्चों वो कुछ ऐसा है अपना कि मान लो ऊपर से ऐसे 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 ऐसे, राइट? अब देखो नेक्स्ट का क्या सीन है। नेक्स्ट ऐसा है कि यहाँ पर अपनी एक पुली है, ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर अपना M3 है, राइट, यहाँ पर अपना M2 है एंड यहाँ पर अपना M1 है, ठीक है, यहाँ पर अपना M1 है। सो गाइज
आप इसको ट्राई करके देखो वीडियो को पॉज करके, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिलेशन बताओ क्या है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। सपोज कर लो ये भारी है, ये भारी है तो ये नीचे जा रहा है, सपोज कर लो, तो इसकी एक्सेलरेशन को a2 डिनोट कर लो। आपको पता है अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा, एंड ये भी ऊपर जाएगा, है ना, a1। तो गाइस ट्राई करो, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट खुद से कर लो अपने मन के अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पर आपको पता है बॉडी पोटेंशियल अवे टी मान लो, बॉडी पोटेंशियल टी अवे मान लो, ठीक है। अब आपको पता है दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन तो अवे रहेगा। टी दो हिस्सों में बढ़ रहा है तो ये t/2 एंड t/2। तो बच्चों अब तीन तीन बॉडी का कंस्ट्रेंट रिलेशंस निकालो। करना क्या है अपने को, समेशन TA इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, तो दिस इनटू दिस यानी TA1। फिर उसके बाद बच्चों टेंशन एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, यानी माइनस के साथ, यानी माइनस t/2 इंटू a2। उसके बाद बच्चों टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, यानी प्लस t/2 इंटू a3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से गाइस TA1 प्लस TA3/2 इज इक्वल टू t/2 a2। एलसीएम ले ले, अगर हम लोग t से t काट दे और एलसीएम ले ले तो ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a3 इज इक्वल टू a2। नीचे 2 नीचे 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से जो गाइस रिलेशन निकल के आया वो है 2a1 प्लस a3 इज इक्वल टू a2। सो गाइस आई होप द थिंग्स आर डैम क्लियर। हरी अप गाइस, जल्दी 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 प्रॉपर्ली नोट कर लो अपन को, जल्दी से। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, और भी ऑसम ऑसम है, डरने का नहीं है, उड़ाने का क्वेश्चन है, राइट। 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं तब आपको मजा आएगी, तब आपको और ऑसम कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग आएगी। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम तब, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करेगा आपका। हरी अप, वीडियो को पॉज, इसको नोट। चलो आते हैं नेक्स्ट पे गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं तो कुछ थोड़ा सा तगड़ा है क्वेश्चन। आप देखो, जैसे मैंने बोला सपोज करो गाइस यहाँ पर m1 मास है एंड इधर की तरफ है m2, राइट, इधर की तरफ है m2। अब पुली की अरेंजमेंट देखना कितनी मस्त आएगी। पुली की अरेंजमेंट खतरनाक है, एक इधर पुली है एंड एक इधर पुली है ना। तो यहाँ पर गाइस सीन ऐसा है कि रस्सी यहाँ से ऐसे बंधी जुड़ी थी, ये पुली के इधर आई फिर इधर गई। यहाँ पर एक पुली थी, ये पुली के इधर गई और फिर इधर नाच के इधर आके ऐसे खत्म हो गई। यानी सीन कुछ ऐसा चला है, आप देख सकते हो कितना खतरनाक है, ठीक है। अपनी 3-3 पुलीज है, राइट। थोड़ी सी ड्राइंग इशू है बट चलेगा काम, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको डेप्थ में जाके कि क्या कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो गाइस अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखो तो चलो टेंशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैंने बोला टेंशन है यहाँ पर, आप देखो जैसे मैंने इस पॉइंट पे अगर टेंशन लिया तो आपको पता है बॉडी सब है टी, रस्सी सेम रस्सी सेम रस्सी सेम। गाइस देखो रस्सी सेम रस्सी सेम रस्सी सेम, आप देख सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आप देख सकते हो टेंशन टी, तो बच्चों टी और टी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t। रस्सी सेम रस्सी सेम रस्सी सेम, देखो टेंशन टी है ना बच्चों, इसको जोड़ दो, यहाँ से कनेक्ट कर दो, यहाँ से ध्यान से देखना, टेंशन टी। बच्चों इधर की तरफ अगर आप ध्यान से देखो, टी, ठीक है गाइस। तो इधर भी टी, आप देख सकते हो रस्सी से में टेंशन टी, इधर टी था बच्चों, तो इधर कितना हो जाएगा 2t। एंड यहां पर गाइस थोड़ा सा फिगर इशू हो गया, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा के थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो थोड़ा जूम होके दिखेगा आपको, वरना बहुत छोटा है। ऐसे ले लेते हैं टर्न और यहाँ पर अपनी रस्सी, तो बच्चों आप देखो टी, तो इधर कितना लगेगा 2t। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। गाइस आप लोग ईमानदारी से देखो, जैसे मैंने रस्सी बोला तो यहाँ पे टी, देखो ये जो ये वाली रस्सी है ये सेम है, तो देखो टी, हर जगह टी। मैंने डायरेक्शन कैसे बनाया, हमेशा बॉडी से अवे, ठीक है। उसके बाद ये टी मिलके 2t बन गया, ये टी मिलके 2t बन गया, ये टी मिलके 2t बन गया। आई होप गाइस सबको क्लियर है। ये टी मिलके 2t, ये टी मिलके 2t, ये टी मिलके 2t। आई होप गाइस क्लियर है मामला, ठीक है। तो अगर अपन अब कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाने जाते हैं, सपोज कर लो गाइस कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि इस बॉडी की एक्सेलरेशन, इस बॉडी की एक्सेलरेशन इधर की तरफ है a1 और इस बॉडी की इधर की तरफ है a2। तो अपने को अगर कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाना है तो अपन को बस करना वही काम है, समेशन TA इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो टेंशन कितना है बच्चों, इस बॉडी M1 से कनेक्टेड जो टेंशन है वो 2t और 2t यानी 4t। आप देखो डायरेक्टली 4t, इस तरफ एक्सेलरेशन इस तरफ, तो 4t इंटू A1 किसके साथ, माइनस के साथ, किसके साथ, माइनस के साथ। इस M2 से अटैच्ड है बच्चों 2t और t, यानी M2 से सीधा अटैच्ड है 2t और t यानी 3t इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, तो यानी प्लस 3t इंटू A2 इज इक्वल टू 0।
सो गाइस यहां से 3ta2 इज इक्वल टू 4ta1, t से t कट गया तो यहां से a2 इज इक्वल टू 4/3 ऑफ a1 आया। सो आई होप गाइस आपको कुछ टफ नहीं लगा होगा, सारी चीजें आपको दिल से एनालाइज हो पाई होंगी, आपको बहुत मजा आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। नोट करो गाइस, एक आध ऑसम क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप करें। एक आध और अच्छे लेते हैं, जैसे एक आध अच्छा और लेते हैं, जैसे एक ये लेते हैं, ये वाला, ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5, जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ऐसा सीन है कि 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, ऐसा। तो यहाँ पर और बीच में भी हमारे 2 पुलीज है, राइट। यहाँ पर ऐसे गया, एक पुली इधर है, ठीक है, ऐसे, फिर एक पुली इधर है, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर अपना मास एम है, राइट, ऐसे, ठीक है, ये ऐसा है। और उसके बाद यहाँ पर गाइस ये सीधा जाके ये भी एक उससे अटैच्ड है, एक एम मास के प्लैंक से, एम कैपिटल एम मास के प्लैंक से अटैच्ड है, ठीक है, और वहां क्या स्मॉल एम है। तो हमने उसको ऐसे खींचा तो पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा, हमने, या उसका वेट भारी होगा, नहीं भी खींचा, इसका वेट भारी होगा तो ये नीचे जाएगा, ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा। जरूरी नहीं है गाइस हम खींचे, उसका वेट भारी है वो नीचे जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मैंने पीछे बताया था खींचा, अगर आप नहीं भी खींचते तो वेट भारी होगा तो ये नीचे जाएगा, ये सब ऊपर जाएगा, राइट। अब देखो पहले टेंशन डिटरमाइन करेंगे, आप सब देख सकते हो रस्सी सेम है गाइस, रस्सी सेम है, बॉडी से अवे टेंशन टी, बॉडी से अवे टेंशन टी, बॉडी से अवे टेंशन टी, अवे टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, ठीक है, रस्सी सेम है बच्चों। टी टी गाइस देखो आप, टी टी कितना हो गया 2t, टी टी कितना हो गया 2t। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ इस प्लैंक एम पे कितना टेंशन महसूस हो रहा है। आप देखो 2t तो क्या 5t हो रहा है गाइस, कमेंट सेक्शन में यस और नो, आई वांट डिफाइनिंग इन माय कमेंट सेक्शन। ऊपर 2t इधर t, तो क्या प्लैंक से डायरेक्टली 5t कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहां पर अच्छा इसके एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इधर a1 है और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है यानी a2 है। तो चलो बच्चों अब हम अपन लगाते हैं वही वाला तरीका, समेशन ta वाला, समेशन ta इज इक्वल टू 0। तो आप अगर ध्यान दो बच्चों तो यहां पर आपका t ऊपर a1 नीचे, तो यहां पर क्या सिनेरियो होगा, t a1 माइनस के साथ, यहां पर t 2t 5t ऊपर a2 भी ऊपर, तो यानी कि 5t इंटू a2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सीन क्या होगा बच्चों, 5t a2 इज इक्वल टू t a1, t से t कट गया यानी a1 इज इक्वल टू 5a2। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चों, कि याद करो अगर ये हल्का सा भी x मूव करेगा तो ये रस्सी 5x ढीली होगी। याद करो पीछे बताया था आपको, अगर ये हल्का सा भी पुली x ये ऊपर x मूव करेगा तो वो 5x ढीली होगी, तो उसको 5 गुना तेज भागना पड़ेगा रस्सी को टाइट करने के लिए। याद करो बच्चों पीछे बताया था, अगर ये x मूव करेगा तो ये 5x ढीली पड़ जाएगी और अकेले इसको 5x भागना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए, इसीलिए यहां पर एक्सेलरेशन उसका 5 टाइम्स आया है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा वेज के अलोंग जो कंस्ट्रेंट मोशन होता है, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक इतनी चीजें समझ में आई। कम ऑन गाइस, जस्ट मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट।